नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर की इस सीरीज़ में, जो आपको डेली यहाँ पर जो है वो 9 बजे मॉर्निंग में आपको यहाँ पर वीडियो मिलता है हर दिन के करंट अफेयर्स का। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 11 नवंबर 2020 के करंट अफेयर, और ये करंट अफेयर आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप पूरे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए और याद रखिए। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर यहाँ पर कीजिए। साथ में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप कमेंट जो है वो जरूर करके मुझे यहाँ पर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोहरी जल विद्युत परियोजना झेलम नदी पर अवस्थित है। सतलज नदी नैना देवी में एक गॉर्ज का निर्माण करती है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही यहाँ पर दो सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल दो यहाँ पर सही है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं सतलज नदी की, तो सतलज नदी जो है वो नैना देवी में एक गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज क्या होता है? एक वी आकार की घाटी। ठीक है, तो सतलज नदी क्या करती है? नैना देवी में एक गॉर्ज का निर्माण करती है। बिल्कुल यहाँ पर सही है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं लोहारी जल विद्युत परियोजना की, लोहारी जल विद्युत परियोजना जो है वो सतलज नदी पर स्थित है। इसको आप ध्यान रखना। इसके प्रथम चरण की लागत 1810 करोड़ रुपए है तथा ये BOOM मॉडल के आधार पर विकसित की गई है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है वो ये है कि लोहारी जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर है? तो वो है सतलज नदी पर। इसकी टोटल लागत है 1810 करोड़ रुपए, और साथ में जो सतलज नदी है वो नैना देवी पर एक गॉर्ज मतलब कि वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। याद रखेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से तैयार कर रहा हूँ और आप इसका फॉर्मेट भी देख सकते हो। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, इसमें कोई भी कंजूसी ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा आपके लिए यहाँ पर आ रही हैं स्पेशल फ्री क्लासेस अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है स्पेशल सीरीज ऑन लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो स्पेशल लैंडमार्क जजमेंट हुए हैं उनके लिए आपके लिए किस क्लासेस आने वाली हैं, और ये क्लासेस आप लोगों के लिए लाने वाले हैं मुदित गुप्ता सर, जो कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर हैं और UPSC CSE एग्जाम कैटेगरी में आपको पढ़ाते हैं। यदि आप UPSC CSE एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहने वाली है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सारी क्लासेस आपको फ्री क्लासेस 12 तारीख को 12 नवंबर को अनअकैडमी पर मिलने वाली हैं। तो जाइए, सारी डिटेल और सारी लिंक आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप क्लिक कीजिए, जाकर एनरोल कीजिए। फ्री क्लासेस हैं और उनका जो है वो फ़ायदा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत के पेक्के बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के MAB प्रोग्राम में शामिल किया गया है। अब तक भारत के 13 बायोस्फीयर रिजर्व इसमें शामिल किए जा चुके हैं। नीचे दिए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही यहाँ पर दो सही है। तो फिर राइट आंसर क्या होगा? हाल ही में जो ये प्रोग्राम चल रहा है, कौन सा प्रोग्राम? MAB प्रोग्राम, मैप प्रोग्राम जो है यूनेस्को के द्वारा चलाया जा रहा है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है यूनेस्को का हेड ऑफिस कहाँ पर है। तो इस प्रोग्राम के तहत जो है भारत में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसको शामिल किया गया है, तथा भारत के अब तक 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो है इस प्रोग्राम में शामिल किए जा चुके हैं। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है और 12 बायोस्फीयर रिजर्व टोटल भारत के इसमें शामिल किए जा चुके हैं। याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। हाल ही में WII ने जल जोखिम से संबंधित आंकड़े जारी किए हैं। भारत में इंदौर सर्वाधिक जल जोखिम वाला शहर है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। हाल ही में जो है वो WII ने जल जोखिम से संबंधित आंकड़े जारी किए हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। राइट क्या होगा? यहाँ पर WII नहीं बल्कि WWF, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड जो है उसने जल जोखिम से संबंधित आंकड़े जारी किए हैं तथा पाया है कि भारत में जयपुर सर्वाधिक जल जोखिम वाला शहर, जहाँ पर जल की किल्लत, जहाँ पर पानी की किल्लत जो है वो सबसे ज़्यादा होती है और होने वाली है, तथा 2050 तक अत्यधिक जोखिम वाले 100 शहरों में भारत के
30 शहर हैं। ठीक है, दुनिया भर के 2050 तक की यदि हम बात करें तो 100 शहरों की लिस्ट बनाई गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा शहर जो है वो भारत के हैं। इसको आपको ध्यान में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पानी की बचत हमको करना चाहिए, जैसा कि APJ कलाम साहब भी कह के गए थे कि एक समय ऐसा आएगा जब लोगों के पास पीने के लिए भी पानी नहीं रहेगा, और यदि उनको कुछ हाथ या मुंह धुलना है या नहाना है तो वो एक गिलास में पानी लेकर कपड़े को भिगोकर खुद को पोंछ लेंगे। इस तरह की कंडीशन आ सकती है यदि हमने पानी को बचाया नहीं तो पानी को जरूर बचाइए, क्योंकि जल ही जीवन है। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में कोस्टल शिपिंग बिल प्रस्तुत किया गया है। यह बिल मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के भाग 14 के स्थान पर जहाज रानी मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही यहाँ पर दो सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों पॉइंट यहाँ पर सही है। हाल ही में जो है वो कोस्टल शिपिंग बिल CSB यहाँ पर जो है प्रस्तुत किया गया है, और ये बिल जो है वो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के भाग 14 के स्थान पर जहाज रानी मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। आप लोग जो है वो सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जहाज रानी मंत्रालय या जो शिपिंग मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर या उसके कैबिनेट मंत्री जो है वो कौन है। अभी जाइए और कमेंट करके मुझे बताइए। देश में पोत परिवहन क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास को देखते हुए तटीय नौवहन के लिए अलग से कानून की आवश्यकता के लिए इस बिल को प्रस्तुत किया गया है। इसके अंतर्गत तटीय नौवहन और ताती जल सीमा की परिभाषा का विस्तार किया जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना और बताना है कौन सा आंसर सही है। हाल ही में एकेडमी फ्रीडम इंडेक्स को यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया है। इसमें भारत का स्कोर 0.400 है। आपको बताना है कौन सा सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों यहाँ पर सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, ना तो एक यहाँ पर सही है और ना ही दो सही है। तो फिर सही क्या होगा मिस्टर? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा, हाल ही में जो ये इंडेक्स है वो ग्लोबल पब्लिक इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है वो जारी किया गया है, तथा भारत का स्कोर कितना है? 0.352 है। कितना है? 0.352। और ये जो इंडेक्स है वो ग्लोबल पब्लिक इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। कौन सा? एकेडमी फ्रीडम इंडेक्स। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि साहब टॉप पर कौन है, तो 0.97 स्कोर के साथ उरुग्वे और पुर्तगाल जो है वो इस पर शीर्ष पर है, और इसको 8 घटकों के आधार पर जारी किया जाता है। 8 कैटेगरी, 8 कंपोनेंट जो है वो यूज़ किए जाते हैं इस रैंकिंग को, इस कैटेगरी को निकालने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मिरर सिद्धांत का उपयोग बच्चे के एक अभिभावक के विदेश में रहने पर किया जाता है। इसका उद्देश्य दो अलग देशों में कॉन्ट्रडिक्टरी न्यायिक आदेश पारित होने से बचाव सुनिश्चित करना होता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। मिरर सिद्धांत जो होता है, मिरर थ्योरी जो होता है, उसका उपयोग बच्चे के एक अभिभावक के विदेश में रहने पर किया था। किसी बच्चे को अभिभावक यदि विदेश में रहता है तो मिरर थ्योरी का जो है वो प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? दो अलग देशों में कॉन्ट्राडिक्टरी न्यायिक आदेश पारित होने से बचाव सुनिश्चित करना होता है इसका मेन उद्देश्य। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने चाइल्ड केयर कस्टडी के मामले में इस सिद्धांत का उपयोग किया है। ठीक है, चाइल्ड केयर कस्टडी के मामले में किस सिद्धांत का उपयोग किया है? तो वो है आपका कौन सा सिद्धांत? वो है आपका यहाँ पर मिरर सिद्धांत या मिरर थ्योरी, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेट्रो नियो परियोजना परिवहन की अद्वितीय अवधारणा है जिसे भारत में पहली बार अपनाया जा रहा है। हाइपरलूप को परिवहन का 5वां मोड कहा जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर सही है। मेट्रो नियो परियोजना जो है परिवहन की अद्वितीय अवधारणा है जिसे भारत में पहली बार अपनाया जा रहा है। इसको आप ध्यान रखना। हाइपरलूप को परिवहन का 5वां मोड कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों फैक्ट यहाँ पर
बिल्कुल सही है। मेट्रो नियो परियोजना टीयर 2 टीयर 3 शहरों हेतु कम लागत वाली रेल परिवहन प्रणाली है और यह न केवल ऊर्जा कुशल प्रणाली है बल्कि पर्यावरण अनुकूल भी है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, मेट्रो नियो परियोजना, राइट। तो टीयर 2 और टीयर 3 जो शहर है वहाँ पर इसको लागू किया जा रहा है। हाल ही में रो पैक्स टर्मिनल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? रो पैक्स टर्मिनल की शुरुआत जो है वो किस राज्य में की गई है? गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या फिर आपके गोवा में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात में। रो पैक्स टर्मिनल की यदि हम बात करते हैं, इसकी शुरुआत की जा रही है कहाँ पर? गुजरात राज्य, गुजरात स्टेट में की जा रही है। इसको आप ध्यान रखेंगे। और इस टर्मिनल से न केवल समय और ईंधन की बचत होगी बल्कि पर्यावरण अनुकूल भी है ये टर्मिनल। इसको आपको ध्यान भी रखना है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा? रो पैक्स टर्मिनल, जो कि गुजरात में यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। कर्मनाश नदी किन दो राज्यों के मध्य सीमा का निर्माण करती है? झारखंड और बिहार, बिहार और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश और बिहार। कर्मनाशा नदी जो है किन दो राज्यों के मध्य सीमा का निर्माण करती है? तो वो उत्तर प्रदेश और बिहार, दो राज्यों के बीच जो है वो यहाँ पर निर्माण करती है। याद रखिएगा, सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में कर्मनाशा नदी। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर मैंने रिवर के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ, आपको यहाँ पर आई टैब पर मिल जाएगा, या फिर आप जो है यहाँ पर मैं आपको बोलूँ तो रिवर लिखकर आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर, इंडियन रिवर बाय ऑल इंडिया गुरुजी। कोई भी टॉपिक जब आप सर्च करो और बाय ऑल इंडिया गुरुजी यदि आप लिख दोगे तो आपको मेरे वीडियो सभी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप इसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको रिवर के बारे में बताया हुआ है। हाल ही में बिहार में चुनाव कांड जो है ये चर्चा में रही। कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश बिहार को डिवाइड करने वाली, इसलिए हमने जो है इस करंट अफेयर को यहाँ पर पढ़ा हुआ है और कल आ चुके हैं नतीजे। तो क्या रहा रिजल्ट, ज़रा कमेंट में बताना। आगे बढ़ते हैं। केपलर अंतरिक्ष मिशन 2 को कब लागू किया गया था? 2009, 2011, 2012 या फिर 2013 में? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2013 में। केपलर अंतरिक्ष मिशन 2 जो है यहाँ पर उसको कब लागू किया गया था? तो सन 2013 में इसको लागू किया गया था। जितने भी इंटरनेशनल मिशन होते हैं या हमारे जो नेशनल मिशन है जो स्पेस के लिए हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो केपलर मिशन का सबसे प्रमुख लक्ष्य ईटा अर्थ नामक एक संख्या को मापना था। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। केपलर अंतरिक्ष मिशन 2 जो कि 2013 में लॉन्च किया गया। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आप लोगों के लिए सेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए और किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी बताइए। साथ में टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी, आप टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें ऑल इंडिया गुरुजी लिखकर सर्च कीजिए और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको PDF और बहुत सारी जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहती हैं। तो कैसा लगा ये सेशन ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, गुड डे।